तो दोस्तों कैसे हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो मंडे से शुरू हुआ। तो दुनिया एआई के क्षेत्र में कदम बढ़ा रही है तो भारत पीछे क्यों रहे। और चूंकि भविष्य भी एक तरह से एआई से काफ़ी प्रभावित होने वाला है और ये कब तक चलता है देखिए, लेकिन जब तक चल रहा साथ में चलना होगा। एआई की उंगली थाम कर चलिए। आज पेपर में बहुत अच्छा एआई पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपकी जो ऊपरी ऊपरी चीज़ में बता देता हूँ। चलिए शेयर करते हैं, नॉलेज को शेयर करना चाहिए। नई दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का आयोजन एक बहुत बड़ा अवसर है। आज भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी एआई शक्ति, यानी पीछे नहीं है भारत। टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में, लेकिन उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी आवश्यकता के हिसाब से एआई का विकास करना होगा। आज हर विकसित देश, यानी कि विकसित देश, ये डिफिनेशन शुरू से पढ़ा रहे कि कुछ डेवलप देश है वो हमेशा से डेवलप ही है, और कोई डेवलपिंग कंट्री हमेशा डेवलपिंग है। पता खैर तो अलग चीज़ हो गया। तो भारत को भी अपना हित देखना चाहिए। भारत इस सम्मेलन से क्या सीख सकता है, एआई के नुकसान को कम करने के लिए इसका पूरा लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। चलिए एआई के बारे में मोटा मोटी ऊपरी झापड़ी हेडिंग देखिए। 1800 प्लस एआई स्टार्टअप या कंपनियां अकेले भारत में काम कर रही है। एक दूसरा 1300 करोड़ डॉलर का हो चुका भारतीय एआई उद्योग, ठीक है, यानी कि 1000 अरब रुपये, और सालाना जो है 25% के हिसाब से वृद्धि इसमें हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, उसके बाद है क्या है कि इससे धोखाधड़ी भी बहुत हो रही है। एआई का उपयोग और धोखाधड़ी यानी बढ़ता जाए। 2016 से अगर 2025 के बीच में देखें तो लगभग 10 गुना बढ़ गया, जहाँ 40, 49, 45, 43 इस तरह बढ़ते बढ़ते 104, 68, 282 और 366, ये मतलब एक तरह से एआई से संबंधित नकारात्मक घटनाओं की संख्या। अच्छा, कुछ कुछ क्या है हेडिंग। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही है सुविधाएं, तेजी से विकास हो रहा है। शोध अध्ययन तेज हुआ, कौशल विकास, ठीक है। सत्यापन कम हुए, धोखा कम हो गया। न्यायपूर्ण जीवन, पृथ्वी और पर्यावरण की सुरक्षा, ये तो मोटा मोटी चीज़ हो गया। चलिए इसमें एक चीज़ देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। बोस्टन की एक प्रयोगशाला, एक लेबोरेटरी में 54 लोग पिछले 4 महीने से ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मॉनिटर से जोड़कर एक खास रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। ईईजी एक दर्द रहित गैर आक्रामक स्वस्थ जांच है, यानी इसमें पेन नहीं होता है और बहुत ज़्यादा ये नहीं आक्रामक नहीं है कि एकदम चीर फाड़ ज़्यादा हो रहा है। गैर आक्रामक स्वस्थ जांच है जो दिमाग की विद्युतीय तरंग इलेक्ट्रॉनिक जो ब्रेन है यानी कि ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करता है। यह मिर्गी, नींद की कमी, ट्यूमर या सिर की चोट जैसी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए एक बेहतरीन जो इलाज है, औजार है। यह स्वस्थ जांच की एक सुरक्षित प्रक्रिया है। ध्यान रहे, जांच करने वाले 3 समूह में बटे हुए थे। जो प्रयोग हुआ बोस्टन में 54 लोगों पे 3 समूह में बटे हुए थे। एक समूह चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा था, यानी एआई का। दूसरा सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू जो भी हो सकता है इस्तेमाल कर रहा था, और तीसरा समूह केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था। अब नतीजा सुनिए। उस पर गौर किया जा सकता है कि जून 2025 में प्रकाशित MIT मीडिया लैब के अध्ययन में पाया गया कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले समूह को अन्य 2 समूहों की तुलना में दिमाग से संपर्क करने में सबसे कमजोर पाया गया। यानी को सिर्फ चैट जीपीटी के भरोसे ही रहे, अपना दिमाग का इस्तेमाल कम किए तो वो उस चीज़ में पीछे रहे हों, ठीक है। 4 महीने में यह कमी ज़्यादा बढ़ गई। रोचक परिणाम तब आए जब चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले समूह को एआई की सहायता के बिना काम करने के लिए कहा गया। ध्यान देने की बात है कि समूह को दिमाग के दम पर काम करने में कठिनाई हुई, उन्हें अपने तर्कों को याद करने में मुश्किल हुई। अब इस कठिनाई को समझने की कोशिश हो रही है। फिलहाल शोधकर्ता इसे कॉग्निटिव यानी कि कॉग्निटिव डेप्थ बता रहे हैं, यानी कि हिंदी में संज्ञानात्मक ऋण कहते हैं। यानी कहने का मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करे वो दिमाग से कनेक्ट नहीं कर पाए और उन्हें दिक्कत हुई। अच्छा, अब उनको फिर एक बार क्या गया, एक बार और चेक किया गया कि उनको चैट जीपीटी छोड़ के इस्तेमाल करने के लिए बोला गया, तब फिर भी उनको दिक्कत हुआ चूँकि उनको इस्तेमाल करने की आदत लगी थी। यानी कि एक तरह से दिमाग के सोचने के थिंकिंग प्रोसेस पर ये प्रभावित किया। तो ये एक तरह का खतरनाक ये साइन है भविष्य के लिए। आगे देखते हैं। एआई पर काम करते हुए या एआई के साथ काम करते हुए, एआई पर काम करते हुए एआई के साथ काम करते हुए यह जो कठिनाई हो रही है, इसका समाधान जरूरी समाधान है, ताकि इंसान की बुनियादी तरक्की पर खास नकारात्मक असर ना पड़े। यानी कि सिर्फ इंसान उसी के भरोसे ना रह जाए, अपना भी कुछ सेंस और रीजनिंग इस्तेमाल करे। जब देश में एआई शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है तब प्रगति के मूलभूत पैमानों या ज़रूरतों पर गौर करना चाहिए। सावधानी से कदम बढ़ाने हैं ताकि एआई से लाभ तो जरूर हो पर किसी को ज़्यादा नुकसान ना हो। अब देखो भारत के लिए चुनौती क्या क्या है। भारत अब एआई के उपयोगकर्ताओं को तैयार करने का दुनिया के प्रमुख देशों में शुमार हो गया। तीसरा सबसे बड़ी ताकत है। छोटे बच्चे का भी पाठ्यक्रम से तैयार किया जा रहा है, ठीक है।
सब जोड़ जाड़ के इसका एक चीज़ बनाया जाएगा। आगे देखते हैं, ज्ञान का कैसे होगा विस्तार। बोस्टन की प्रयोगशाला में प्रयोग का परिणाम कोई अकेला उदाहरण नहीं। जनवरी 2025 में MDPI सोसाइटी में प्रकाशित 666 लोगों पर हुए एक स्टडी में पाया गया कि AI का ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों की क्रिटिकल रीजनिंग असेसमेंट यानी अर्थात आलोचनात्मक तर्क मूल्यांकन में काफ़ी अंक प्राप्त करते हैं। यानी कि जो AI का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो मतलब क्रिटिकल थिंकिंग में काफ़ी फेल हो रहे हैं, मतलब काफ़ी उनका कम हो गया क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ से। हालांकि थाईलैंड में 240 लोगों पर हुआ एक अध्ययन दूसरी तरफ इशारा करता है। एक AI संवर्धित शिक्षण जिसमें AI उपकरण को ऊपर से नीचे की ओर लिखने, लोअर ऑर्डर राइटिंग काम सौंपा गया। इसमें छात्रों को विश्लेषण और चिंतन की छूट दी गई। इसमें आलोचना में चिंतन या तर्क विस्तार किया, दर्ज किया, मतलब भैया लाइव हो जाता नुकसान भी। हाँ, मतलब मैक्सिमम केस में क्या हो रहा है कि देखा जा रहा है कि सोचने की प्रक्रिया कम हो जा रही है। हालांकि थाईलैंड में जो हुआ है उसमें कुछ सुधार भी हुआ सोचने के लेवल पे, लेकिन वही इस्तेमाल का तरीका है कि आप फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हो जाए, मतलब आप उसको एक तरह से साथ में लेकर चले, टूल्स की तरह साथ में ले, इस्तेमाल करें उसके हिसाब से, और उसको एक तरह से होता है ना कि एक इसमें लेकर चले, लय और सुर ताल रिदम में लेकर चले। ऐसा नहीं कि उसी के भरोसे रहे कि जो बोल दिया सही है एकदम, ऐसा नहीं। भारत को दोनों ही प्रकार के अध्ययन से सीखना चाहिए। भारत के लिए दोनों ही अध्ययन मायने रखते हैं। ध्यान रहे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले हफ्ते कहा है कि AI को तीसरी कक्षा से शिक्षा में शामिल किया जाएगा। इसे सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि एक रिसर्च थीम और संवाद कौशल की रणनीति के तौर पर भी रखा जाएगा। अच्छा, अब क्या है, किसी इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है या उसकी अपनी जो अंदर की फीलिंग है उस पर निर्भर करता है। जब लाखों दिमाग एक ही दिशा में काम करने लगते हैं तब क्या होता है। यह वास्तव में स्थानीय संस्कृति यानी कि लोकल जो एक तरह से कल्चर है, या परिवेश यानी कि जो रहन सहन ये हो, लाइफ स्टाइल, उस पर निर्भर करता है। AI ने बड़े बदलाव की तो नींव रख दी है, बेस तो रख दिया। मिसाल की आज गूगल पर ही 69% रिसर्च या खोज किसी अतिरिक्त क्लिक के बिना ही खत्म हो जाती है। 5 साल पहले मात्र 25% खोज ही अतिरिक्त क्लिक के बिना संपन्न हो गया था। मतलब AI के आने से इंटरनेट पर खोज आसान हो गई है। इसका एक प्रभाव यह भी पड़ा है कि किसी सामग्री के मूल्य निर्माता, प्रकाशक, ब्लॉगर, चर्चा के मंच पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत कम हो गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में भारत की ओर से इसके विकल्प के तौर पर पेश किया जाना बुनियादी ढांचे AI के क्षेत्र में सबसे मूल योगदान हो सकता है। खैर, ये हो गया बेटा बेटी। अच्छा, ये हो गया। अब विशेषज्ञों के अध्ययन दोनों ही प्रकार के हमें लाभ भी पहुंचा सकता है और नुकसान भी। AI से मिलने वाला लाभ इस बात में निर्भर करेगा कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। ठीक है, भारत को दोनों ही प्रकार के अध्ययनों से सीखना चाहिए। खैर, ये हो गया मोटा मोटी चीज़ AI से जुड़ा हुआ। ये आपने देख लिया कि एक बहुत बेहतरीन जो रिसर्च बोस्टन की प्रयोगशाला में हुआ, और ये उस तरह से थाईलैंड में हुआ 240 लोगों पे। तो ये दोनों एक तरह से दोनों पहलू है। तो मैक्सिमम मतलब परसेंटेज इसका है कि इससे क्रिटिकल थिंकिंग लोगों को कम हो रही है, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। कैसे इसके साथ होता है, तालमेल बैठा के काम करने की ज़रूरत है, मदद लेने की ज़रूरत है, और जो टाइम बचा उस टाइम को इस्तेमाल भी करने की। ऐसा नहीं कि टाइम बचा के बैठे हुए टाइम काट रहे हैं। तो खैर, इसे बचने की ज़रूरत। ये बहुत अच्छी AI की उंगली थाम कर चलिए। बड़ा ज़बरदस्त इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो हुआ है, तो देखते हैं क्या आगे क्या होता है। चलिए, थैंक यू।